हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने, और आज मैं लेकर आया हूं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी के लिए। तो क्या आप लोग हैं एकदम से रेडी? तो बताइए, अगर रेडी है तो दिखाइए मुझे अपना अंगूठा। और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं CUET अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों के लिए लेकर आता है बहुत सारा जीके, बहुत सारे करंट अफेयर्स, बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे अपडेटेड वीडियोज़, बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज़, और आपकी हेल्प करता है आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी पाने के लिए। तो क्या आप सब लोग रेडी हैं आज के करंट अफेयर्स देखने के लिए? तो आज है 3 मार्च 2023 और आज हम लोग करने वाले हैं बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस, और आज 10 क्वेश्चंस लाया हूं। ठीक है, तो 10 के 10 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हमारे पास क्या है। ठीक है, तो 3 मार्च क्विक रिवीजन एक्सेट्रा ये तो देख ही लिया आप लोगों ने। ठीक है, और ये इस हैंडसम को कौन नहीं जानता है ना, बेचारा। ठीक है, चलो क्या तारीफ करनी है इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। और एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं CUET अड्डा 24/7 पर। CUET अड्डा 24/7 का आज का हम लोग जो रिवीजन करने जा रहे हैं या MCQs करने जा रहे हैं, उससे पहले ये हेल्पलाइन नंबर है भैया। ठीक है, इस पर कॉल कर लेना CUET से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो, और ये आपके CUET से रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम को करेगा सॉल्व। नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, 079682177720 ये है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? बड़े आगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं हम लोग कि हमारे पास आज सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीका है कि हु अमंग द फॉलोइंग वन द टाइटल ऑफ कतर ओपन टेनिस 2023। तो कतर में होने वाला या जो हो चुका है क्या कतर का ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 किस बंदे ने जीता है? जल्दी से बताइए। हु वन किसने जीता है टाइटल, किस चीज का? कतर ओपन टेनिस का। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते एक बार। निम्नलिखित में से किसने कतर ओपन टेनिस 2023 का खिताब जीता है? तो जल्दी जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन देखते हैं क्या हमारे पास। तो ऑप्शन है हमारे पास एंडी मुरे, रोहन बोपन्ना, डैनिल मेडवेदेव या मैथ्यू एबडन। तो जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए और बताइए कि इनमें से वो कौन बंदा है जिसने सिंगल्स में जीता है क्या ये वाला टाइटल। जल्दी से आंसर आने दो, फटक से। और मैं लिख देता हूं यहां पर, तब तक कुछ बातें इसके बारे में। तो जिसने भी ये जीता है, जो भी बंदा है जिसने ये जीता है, उसने वो रहने वाला है रशिया का। सबसे पहली चीज, कहाँ का रहने वाला है? रशिया का रहने वाला है। दूसरी चीज इसके बारे में इंपॉर्टेंट है कि इसने 17th टाइटल है इसका ATP का। 17th टाइटल है इसका ATP का। और ATP क्या होता है? ATP होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। तो इसने अपने घर के बाहर जाकर 17वीं ट्रॉफी जीती है प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो 17th जीता है, और इसने हराया किसको वो मैं बताऊंगा आप लोगों को थोड़ी देर में। और डबल्स में कौन जीता है वो भी बताऊंगा। तो जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए और बताइए कि इनमें से वो कौन है। ठीक है, अच्छा, जो कतर ओपन टेनिस का टूर्नामेंट जीतता है ना, तो उसको जो ट्रॉफी दी जाती है उसको बोला जाता है दोहा क्राउन। क्या बोला जाता है? दोहा क्राउन। और दोहा हम सबको पता है किसकी कैपिटल है? दोहा कतर की कैपिटल है। अरे हाँ कि ना, समझ में आ रहा है? पक्की बात, तुझे सबको आ रहा है? तो देखो इधर, तो दोहा कैपिटल है किसकी? कतर की। और दोहा क्राउन दिया जाता है, दोहा क्राउन। अब ये क्राउन ट्रॉफी का नाम है ना। क्राउन मतलब क्राउन पहना ही नहीं जाएगा, ट्रॉफी का नाम ही क्राउन है। और इस क्राउन के ऊपर बना होता है ईगल। क्या बना होता है? ईगल। आया नहीं आया समझ? कोई दिक्कत है क्या? तो दोहा क्राउन किसको मिला है? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? आंसर बता देंगे। अगर पूछा जाए क्या कि कतर में जो ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ है उसमें दोहा क्राउन किसने जीता है, ठीक है, तो भी आंसर ही सेम ही आएगा। तो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि सर हमारे पास जो हमें सबसे पहले नजर जा रही है वो जा रही है एक भारतीय खिलाड़ी पे जिसके नाम है रोहन बोपन्ना। तो रोहन बोपन्ना इसका आंसर। नो पन्ना गलत। डैनियल मेदवेदेव या मैथ्यू एबडन या एंडी मुरे, क्या लग रहा है आंसर? जल्दी से जल्दी बताइए। क्या आपको लग रहा है कि सर इसका आंसर है एंडी मुरे? गलत। क्या आपको लग रहा है कि इसका आंसर है मैथ्यू एबडन? तो आपका आंसर 100% है रॉन्ग। तो इसका आंसर है क्या? डैनियल मेदवेदेव। ठीक है, अब ध्यान सुनो, जिसके पीछे ऐसे देव आ जाए ना,
ठीक है, तो समझ लेना वो रशिया का है। ठीक है, और कैसे पता लगता है, जैसे खबीब के बारे में सुना होगा तुम लोगों ने, है ना, यूएफसी चैंपियन है खबीब नूरमगोमदेव, है ना, नूरमगोमदेव, उसके पीछे भी देव लगता है, तो ये अजीब से नाम लास्ट में देव, ये रशिया में पाए जाते हैं, है ना। मेरी फेवरेट कंट्री है रशियन पीपल, आई लव सो मच। ठीक है, तो आप लोगों को तो पता नहीं, लेकिन 6000, अरे मतलब मेदवेदेव समझ में आया नहीं आया। ठीक है, तो डैनियल मेदवेदेव ने जीता है दोहा क्राउन, और इसने हराया किसको है, डैनियल मेदवेदेव ने हराया है एंडी मुरे को। डैनियल मेदवेदेव कहाँ का है, रशिया का है। एंडी मुरे किस कंट्री का है, ये आप लोग बताओगे मुझे। ठीक है, ये तो हो गई सिंगल्स की बात। डबल्स में किसने जीता है, डबल्स में ये टाइटल जीता है किसने, डबल्स में ये टाइटल जीता है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन ने। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन में समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है क्या, पक्की बात है क्या। ठीक है, तो यही थी इसके बारे में। आई गेस कि आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर इसमें से कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए कि सर ये समझ में नहीं आया, ये समझा दो, तो मैं आप लोगों को वो चीज़ समझा दूंगा। कोई दिक्कत। फोटो देखेंगे किसका, इसका डैनियल मेदवेदेव का, देखो ये रहा, दिख रहा है क्या, लिखा हुआ मिटा दूं या रहने दो, है ना, ये देखो यही है क्राउन। ठीक है, और क्या बना हुआ है, इस पे ईगल बना हुआ है। कोई दिक्कत। अगर आ गया है समझ में तो दिखाइए मुझे अपने फटक फटक से क्या अंगूठे, ताकि तुम्हारे मेले अंगूठों में से थोड़ा सा क्या हो जाए, थोड़ा सा गिर जाए गंदगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन किस बारे में रहने वाला है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया। तो नाइजीरिया का नया प्रेसिडेंट कौन बना है, निम्नलिखित में से किसे नाइजीरिया का नया राष्ट्रपति चुना गया है। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, 10 सेकंड है आप लोगों के पास, और आज कमेंट करके जरूर बताना कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है बोला टिनुबू, नाना, अच्छा नाम ही नाना है इसका, नाना अकुफो अड्डो। ठीक है, ये अड्डा 24/7 में पहले एज ए टीचर काम करते थे और फिर जाके अब ये प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो बहुत फख्र की बात है हम लोगों के लिए। हो सकता है कि हम लोग भी आगे जाके कहीं। चलिए सी ऑप्शन है हमारे पास, समिया सुलूहू हसन या अजीज अखमनौच। ठीक है, तो बोला तिनुबू, नाना अकुफो अड्डो, समिया सुलूहू हसन या अजीज अखनौच। तो जल्दी से आंसर दो और बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जल्दी से मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसमें से जो भी आंसर है वो बंदा क्या लैगोस का गवर्नर रह चुका है। लैगोस का क्या रह चुका है, गवर्नर। लैगोस क्या है, लैगोस जो है ये नाइजीरिया का एक स्टेट है, इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, नाइजीरिया की कैपिटल अबुजा है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अबुजा इज द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया। नाइजीरिया की करेंसी क्या है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना। ये बता दूं क्या नाइजीरिया की करेंसी है, नाइजीरियन नायरा। ठीक है, बाकी चीजों को पूछूंगा मैं। तो नाइजीरिया की कैपिटल अबुजा, करेंसी है नाइजीरियन नायरा। ठीक है, और क्या, लागोस इसका स्टेट है जहां के ये गवर्नर भी रह चुके हैं, प्लस ये बंदा जो भी है ये सेनेटर भी रह चुका है। सेनेटर मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुका है ना, सांसद भी रह चुका है इनका 1992 1993 में। ठीक है, तो इतना डीप घुसने की जरूरत नहीं है। तो ये सेनेटर भी रह चुका है। इसके बाद ये बंदा जो है ना, इसको अपॉइंट ही किया था किसने, मतलब इस देखो प्रेसिडेंशियल के इलेक्शंस होते हैं ना, तो रूलिंग पार्टी अपना कैंडिडेट चूज करती है। ठीक है, अपोजिट पार्टी अपना कैंडिडेट चूज करती है। तो रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट था ये, है ना। ही वॉज द कैंडिडेट ऑफ द रूलिंग पार्टी। तो नाइजीरिया के रूलिंग पार्टी का क्या है, ये कैंडिडेट था। ठीक है, जो कि इलेक्शन जीत चुका है। और ये कौन से पार्टी से एसोसिएटेड है, मतलब कौन सी रूलिंग पार्टी है, तो उस पार्टी का नाम है प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी, द प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी। ठीक है, द प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी का भी ये है मेंबर। तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में सारी की सारी चीजें बता दी। अब बताओ आप लोग कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन ए है बोला तिनुबू, नाना अकुफो-अड्डो, समिया सुलूहू हसन, ये क्या है, ये लेडी है। और
अखनाउच। तो इसमें से क्या आंसर है, जल्दी से जल्दी मुझे बताइए। तो आप लोगों को अगर लग रहा है कि सर विमेन पावर, तो विमेन पावर का आंसर एकदम 100% है आप लोगों का रंग। ठीक है, अजीज अखनाउच नकानाउच। ठीक है, नाना आकुफो अड्डो तो सही है, लेकिन नाना आकुफो आगे आ गया इसलिए गलत हो जाएगा और आंसर आ जाएगा क्या, बोला टिनुबू। ठीक है, अगर ये इंडिया का बंदा होता तो इसका नाम होता क्या, भोला, लेकिन ये है कहाँ का, अफ्रीका का, तो इसका आंसर क्या है, बोला। ठीक है, तो बोला टिनुबू, और बोला टिनुबू कहाँ का प्रेसिडेंट बन गया, नाइजीरिया का। फर्स्ट मार्च को इलेक्ट हो चुका है और 1 मार्च को ही ऑफिशियल्स बाहर आ गए और ऑफिशियल्स ने, इलेक्टोरल ऑफिशियल्स बाहर आकर बोल दिया कि रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट जिसका नाम है बोला टिनुबू, ये जीत चुके हैं इलेक्शन और ये बन चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया। ठीक है, बाकी लोग कौन है देखे जल्दी से। तो बोला टिनुबू तो नाइजीरिया के हैं, ये तो हमें पता लग गया। ठीक है, प्रेसिडेंट नाना आकुफो अड्डो जो है ये घाना के प्रेसिडेंट है, नाना आकुफो अड्डो घानो। ठीक है, और समिया सुलुहु हसन, तो समिया सुलुहु हसन जो है ये तंजानिया की प्रेसिडेंट है। तो तंजानिया की कैपिटल क्या है, तो ये चीज बताओगे आप लोग मुझे, और घाना की कैपिटल क्या है ये भी आप लोग मुझे बताओगे। तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ घाना एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तंजानिया, ये दोनों चीजें आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, अजीज अखनाउच। तो अजीज अखनाउच जो है ये कहाँ के, मोरक्को के क्या है, ये मोरक्को के प्रेसिडेंट। कोई दिक्कत है ना, ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह, लेना है तो फटाफट से बड़े आगे। समझ में आ गया है, तो अगर आ गया है समझ में तो दिखाओ मुझे अपने अंगूठे ऐसे करके, और अगर नहीं आया समझ में, इसमें कोई डाउट है तो मुझे कर देना कमेंट वीडियो के नीचे। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, देखिए आगे क्या हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर आने से पहले क्या नाम है इनका, बोला को देख लो, है ना, शक्ल से ही बहुत भोले लग रहे हैं, बहुत स्मार्ट से है ना। तो इनको बना दिया गया है क्या, प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया। ठीक है, आगे बढ़े, बहुत कंट्रोवर्शियल बंदा है। ठीक है, दूसरे कंट्री की प्रेसिडेंट पटा ली थी इसने, बताऊंगा नहीं कौन सी वाली, लेकिन ठीक है। तो अपने वाइफ्स को लेकर हमेशा चर्चे में रहते हैं, वाइव्स है ना, दोबारा सुनो, WIVES वाइव्स है ना, हाँ, यह एक नहीं मिल रही अपने को, वाइव्स। ठीक है, इससे तो स्मार्ट ही। अरे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेंपल हैज डिप्लॉयड अ लाइफ साइज रोबोटिक एलिफेंट फॉर रिचुअल्स। इनमें से वो कौन सा टेंपल है जहां पर क्या, एक लाइफ साइज रोबोटिक एलिफेंट। अब लाइफ साइज का मतलब क्या है, लाइफ साइज का मतलब है जैसा ओरिजिनल होता है ना, वैसा ही रोबोटिक एलिफेंट बना दिया है। और ये लाइफ साइज रोबोटिक एलिफेंट हम लोगों को पता है कि हुआ तो है ना, केरला में इंट्रोड्यूस हुआ, ये भी पता है हम लोगों को, लेकिन टेंपल कौन सा है ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ये हिंदी में पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से किस मंदिर में क्या भैया, किस मंदिर में अनुष्ठानों के लिए एक आदमकद रोबोट हाथी तैनात किया गया है। तो जल्दी से बताइए, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं मैं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे सर येलो कलर थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट दिखता है, तो वो यूज करके देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर में अनुष्ठानों के लिए, अनुष्ठानों मतलब रिचुअल्स के लिए है ना, रिचुअल्स के लिए एक आदमकद रोबोट हाथी तैनात किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास, पदियानूर देवी टेंपल, श्री पद्मनाभास्वामी टेंपल, गुरुवायूर टेंपल या इरिंजड़ा पिल्ली टेंपल। तो जल्दी से आंसर दीजिए कि इसमें से क्या आंसर है, फटाक से आंसर आ जाना चाहिए। तब तक मैं बता दूं कि ये जो एलिफेंट है, ये जो रोबोटिक एलिफेंट है, ये रोबोटिक एलिफेंट ऐसा वैसा एलिफेंट नहीं है। ठीक है, ये बना है आयरन से। किससे बना है, आयरन फ्रेम से। ठीक है, और इसके ऊपर कोटिंग करी गई है किसकी, रबर की कोटिंग है, प्लस आयरन फ्रेम से बनाया गया है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज क्या, इसकी हाइट है 11 फुट लंबा। कितना लंबा है, 11 फीट या 11 फुट लॉन्ग हाइट में। ठीक है, और अगर इसके वेट की बात करें तो 800 किलो का, 800 kg इसका है वेट इस हाथी का। ठीक है, जो कि है रोबोटिक हाथी। और इसको डोनेट किसने किया है, तो इसको डोनेट किया है इस टेंपल को पीटा ने, पीटा। ठीक है, और पीटा की फुल फॉर्म क्या है ये आप बताओगे मुझे, कहां पर कमेंट सेक्शन में, या मैं बता दूं, चलो मैं बता देता हूं, प्रोटेक्शन ऑफ
प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, प्रोटेक्शन ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, प्रोटेक्शन एंड एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, इसकी क्या है फुल फॉर्म है, ठीक है। और पीटा इंडिया ने, है ना, पीटा तो वैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन पीटा इंडिया ने क्या करा है रिचुअल्स के लिए, क्योंकि पीटा का ये मानना है कि एनिमल्स के अगेंस्ट में कुछ भी हार्म वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है, उनको खाना नहीं चाहिए, है ना, मतलब नॉनवेज खाना बंद कर दो, वेगन बन जाओ, ठीक है, लेदर जैकेट्स मत पहनो, लेदर बेल्ट्स मत पहनो, ये सारी की सारी चीज़ कहता है कौन, पीटा। तो पीटा ने किया है क्या ये वादा, और पीटा ने दिया है ये वाला एलिफेंट किसको, इनमें से किसी एक टेंपल को। तो जल्दी से जल्दी आंसर आ रहे हैं बहुत सारे, तो आप लोगों का आंसर जो कह रहा है कि सर हमें तो लग रहा है श्री पद्मनाभस्वामी टेंपल ही इसका आंसर होगा, क्योंकि सबसे लंबा यही लग रहा है हम लोगों को, तो सबसे लंबा कट गया है तुम्हारा, ठीक है। बी तो आंसर नहीं है, क्या इसका आंसर है सी, गुरुवायूर टेंपल, गुरुवायूर। तो गुरुवायूर टेंपल भी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर पदियानूर देवी टेंपल भी नहीं है, इसका आंसर है क्या, एरिंजदा पिल्ली टेंपल, एरिंजदा पिल्ली टेंपल इंपॉर्टेंट पेपर में आ सकता है। और एक और चीज सुनना एरिंजदा पिल्ली टेंपल के बारे में कि ये जो टेंपल है ये श्री कृष्णा टेंपल है, श्री कृष्णा, ठीक है, श्री लिख लो, श्री कृष्णा टेंपल है, मतलब इट इज अ वैष्णवाइट टेंपल, वैष्णवाइट मतलब श्री विष्णु का टेंपल है, वैष्णवाइट, है ना। क्यों, क्योंकि हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को पता है कि कृष्णा जी भी, है ना, लॉर्ड कृष्णा भी क्या थे, ये भी थे क्या, विष्णु का अवतार। समझ में आया नहीं है, कोई दिक्कत इसमें? तो क्या आप देखना चाहेंगे उस एलिफेंट को? आई होप कि आप लोगों ने देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है। किसी भी हालत में ये नहीं लग रहा है कि ये किसी तरीके का क्या है, आर्टिफिशियल है, ठीक है। ये खत्म नहीं होगा बाबू, है ना, बैटरी चेंज होती रहेगी। अच्छा, मोटर लगा हुआ है इसमें, ठीक है, ये भी याद रखना कि मोटर है इसमें, मोटराइज्ड मॉडल है ये, ठीक है। तो सारे काम करेगा किसकी तरह, हाथी की तरह ही, बस हाथी की तरह स्ट्रांग नहीं है ना, मतलब लोहा वगैरह है, ठीक है, लेकिन हाथी का वेट 2000 किलो, 4000 किलो, 6000 किलो, है ना, 4000 किलो तक आता है एशियन हाथी, ठीक है, और अफ्रीकन हाथी 6000 किलो तक चला जाता है, लेकिन ये 800 किलो का है, ठीक है। कोई दिक्कत? अरे बताइए भैया। चलिए, तो अगर समझ में आ गया है तो फटक से दिखाओ मुझे अपने क्या अंगूठे, ताकि अपन बड़े आगे और देखें कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन किस बारे में होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है कि फ्रॉम विच कंट्री इज इंडिया गोइंग टू रिसीव द S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम। तो कहां से इंडिया मंगवा रहा है S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम? हिंदी में पढ़ लेते हैं कि भारत किस देश से S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम प्राप्त करने जा रहा है। इससे पहले समझो कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम क्या होता है, एक ट्रक जैसा होता है, इसके पीछे क्या होता है, इसके पीछे लगा होता है मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम, मतलब इसके अंदर मिसाइल डाल दो, ठीक है, और ये क्या करेगा, फोड़ेगा। और ये एंटी एयरक्राफ्ट है, एंटी एयरक्राफ्ट मतलब मान लो पाकिस्तान का जहाज आ रहा है, ठीक है, और यहाँ इंडिया का ट्रक है नीचे, और इस ये क्या है, मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम है, इसके अंदर मिसाइल डाल रखी है, ठीक है, और पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट आ रहा है क्या करने के लिए, बॉम्ब डालने के लिए। तो अपन क्या कर देंगे, इसको उड़ा देंगे। समझ में आया नहीं है, ठीक है, सिंपल। तो ये क्या, एंटी एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में काम करेगा, मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम। आगे समझ में क्या होता है, ठीक है, दिखा दूंगा, समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो किस कंट्री से मंगाया जा रहा है, जिस भी कंट्री से मंगाया जा रहा है उसके साथ लगभग $5.18 की नहीं, बिलियन डॉलर्स की डील हुई है। समझ में आया नहीं है, ठीक है, और डील हुई थी अभी नहीं, 2019 में, ठीक है, लेकिन 2023 के दिसंबर तक ये आ जाएगा अपने पास। इसका मतलब इसी साल आ रहा है। और कितने आ रहे हैं, एक नहीं, 5 रेजिमेंट्स मिल रहे हैं हमें इसके। कितने, 5 रेजिमेंट्स ऑफ S-400 क्या, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम मिल रहे हैं हम लोगों को। इसके बारे में इतनी न्यूज़ है, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अब बताओ कि वो कौन सी कंट्री है, क्या वो है रशिया, क्या है यूएसए, क्या है चाइना, या है उसका आंसर फ्रांस? तो जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए और बताइए कि क्या इसका आंसर रहने वाला है। जल्दी से आना चाहिए आप लोगों का आंसर। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर फ्रांस से हम लोगों ने रफाइल मंगाया था तो रफाइल आंसर होगा या फ्रांस आंसर होगा, तो आप हो एकदम रॉन्ग। चाइना फिर से रॉन्ग, यूएसए रॉन्ग। आंसर है इसका हमारा बेस्ट फ्रेंड क्या, रशिया, है ना, रशिया वालों से करो प्यार, ठीक है। चलिए, तो रशिया जो है, रशिया व्लादिमीर पुतिन, है ना, पुतिन है यहाँ पर क्या,
प्रेसिडेंट, ठीक है। रशिया की करेंसी बताओ मुझे, रशिया करते हो ना तुम लोग, करेंसी बताओ मुझे रशिया की क्या होती है, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। S-400 दिखा दो, चलो जल्दी जल्दी से दिखाता हूँ मैं। S-400 दिखता कैसा है, तो ये देखो, दिख रहा है S-400 ट्रक की तरह है, ठीक है, लेकिन बहुत पावरफुल ट्रक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो मिसाइल अपन इसमें छोड़ेंगे ना, वो बहुत स्पीड से जाएगी, ऐसे नहीं जाएंगे, है ना, ऐसे नहीं जाती है, करके जाती है, ठीक है। तो अगर ये स्पीड में जाती है तो इसका मतलब इस ट्रक में इतनी औकात होनी चाहिए कि उस स्पीड को, जो बैकवर्ड से जाता है आगे, तो उस स्पीड को क्या करे, संभाल सके। अरे बोलो भैया, हाँ कि ना, ठीक है। तो ये ट्रक बहुत मजबूत होना चाहिए, प्लस मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम ये है, इसके अंदर मिसाइल डलेगी, ये आगे क्या करेगा, फेंकेगा। और ये कैसा, ये ऐसे बंद हो जाता है ना, और फिर ये ऐसे खुलता है, और फिर क्या करता है, जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में ये मार सकता है। यहां तक समझ में आया नहीं आया? पक्की बात है। अगर आ गया है समझ में तो दिखाओ मुझे फटक फटक से अपने गंदे गंदे से, मेले मेले से, क्या काले काले से, गोरे गोरे से, भूरे भूरे से, गंदे गंदे से, नाखून में फंसे हुए क्या अंगूठे जल्दी आने चाहिए। और एक और चीज, ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर मैं आज से करवा रहा हूं पॉलिटिकल साइंस की तैयारी, जिसका भी 20 तारीख को है पेपर, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करने के लिए और मुझसे पढ़ने के लिए आ जाना आप लोग ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर, ठीक है। लिख दूं क्या यहाँ पे, ह्यूमैनिटीज अड्डा पे आ जाना, ह्यूमैनिटीज। तो इस पे मैं कराऊंगा आप लोगों को सारी की सारी क्या तैयारी, ठीक है। तो ह्यूमैनिटीज अड्डा पे मैं कराऊंगा आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस की पूरी तैयारी। तो टेंशन मत लेना भाई, जब तक है ना तब तक नंबर नहीं कटेगा तुम्हारा, ठीक है। नंबर कटेगा मतलब, लेकिन ज़्यादा नहीं कटेगा जितना तुम काट के आते हो, ठीक है। चलिए, बाकियों का काट सकते हो तुम, ठीक है। भाई के होते हुए पेपर में नंबर नहीं कटेगा, भाई के होते दूसरी चीज़ें बहुत काटना सिखाऊंगा मैं तुम्हें, समझ में आया नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा ढंग का फोटो दिखाओ इसका, चलो थोड़ा सा ढंग का फोटो देखते हैं। देखिए ये रहा आपने टेलीविजन स्क्रीन पर, दिख रही है क्या? अरे दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ठीक है। देखो ये है क्या, वही ट्रक, और ये है क्या, मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम S-400। तो इसके अंदर डलेगी मिसाइल, और जिस डायरेक्शन में चाहिए वो आगे पीछे हो जाता है, और क्या करता है, फोड़ देता है, ठीक है। देखो कितने सारे लगे हुए हैं, ठीक है। और बॉर्डर एरिया पे लगेंगे अपने भी ऐसे ही, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। इतना डिले क्यों हुआ, 2019 में आने डील हुई थी, 2023 में आया, क्योंकि अपन ने पैसे नहीं दिए थे, ठीक है। और रशिया वालों ने क्या कहा कि भैया तुम पैसे पूरे दे दियो, फिर हम दे देंगे तुम्हें, ठीक है। लेकिन अपनी आदत है कि भैया बाद में ले लियो उधारी, है ना। कह रहा ना कोई उधारी नहीं, हमारा खुद वॉर चल रहा है यूक्रेन के साथ। आया नहीं आया समझ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है कि विच कंट्री अमंग द फॉलोइंग वन द GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने क्या करा है, जिसने जीता है GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप का अवार्ड 2023 का। हिंदी में देख लेते हैं एक बार, निम्नलिखित में से किस देश ने GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 जीता है। तो जल्दी से दो आंसर और बताओ मुझे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन है हमारे पास, ए इंडिया, बी कनाडा, सी स्वीडन या डी ऑस्ट्रेलिया। तो मुझे कनाडा और स्वीडन का कैपिटल क्या है कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो इंडिया को तो पता ही है तुम्हें, ऑस्ट्रेलिया को तो पता ही होगा, है ना। ऑस्ट्रेलिया को तो कई बार मैंने ही बता दिया तुम्हें। चलो ये बताओ मुझे कि इसमें से क्या आंसर होने वाला है, कौन सी कंट्री को मिला है क्या GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप का अवार्ड। क्या आंसर इसका ए है। अच्छा एक और चीज, जिसको भी अवार्ड मिला है, ठीक है, उसको अवार्ड मिला है ये वाला टेलीकॉम सर्विसेज के लिए, टेलीकॉम सर्विसेज के लिए, है ना। मतलब क्या, मतलब कम्युनिकेशन के लिए, समझ में आया नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है कि सर इसमें आ रहा है क्या, इसमें आ रहा है स्वीडन, और स्वीडन को बेस्ट कंट्री का अवार्ड कई बार मिल चुका है, बेस्ट ह्यूमन राइट्स का अवार्ड मिल जाता है, बेस्ट डेमोक्रेसी का अवार्ड मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ों का अवार्ड मिलता है। तो इसका आंसर होने वाला है स्वीडन। तो स्वीडन इसका आंसर कतई ना है। कनाडा ना रे बाबा ना। ऑस्ट्रेलिया कटा इंडिया, ठीक है। तो अगर इंडिया आ जाए भैया, इंडिया है भैया, है ना। तो इंडिया जो है, भारत मेरा भारत महान, इसको मिला है क्या गवर्नमेंट लीडरशिप का अवार्ड 2023 का। और किस सेक्टर में मिला है, तो टेलीकॉम सर्विसेज के लिए मिला है। आइए इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं जल्दी से, क्या क्या इंफॉर्मेशन है इसमें। तो ये देखिए, ये क्या बोल रहा है कि इंडिया हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस GSM एसोसिएशन गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 एट द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना। तो कहां पर मिला इसको, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हुई थी बार्सिलोना में, तो बार्सिलोना मिला है। और बार्सिलोना कहां पर है ये आप लोग मुझे बताएंगे,
है ना। चलिए नेक्स्ट कमेंट में वेट कर रहा हूं भैया मैं तुम्हारा, ठीक है, कमेंट में बताना मुझे। बार्सिलोना के नाम से वो भी तो है, टीम भी तो है, फुटबॉल क्लब भी है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला है, द अवार्ड वाज गिवन फॉर इंप्लीमेंटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस इन टेलीकॉम पॉलिसी एंड रेगुलेशन। तो ये किस लिए दिया गया है अवार्ड, क्योंकि इंडिया वालों ने या इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या करा है, बहुत बढ़िया चीजें लेकर आए, बहुत बढ़िया प्रैक्टिसेस लेकर आए, किसमें, टेलीकॉम पॉलिसी एंड रेगुलेशन में, कम्युनिकेशन को अच्छा करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, अच्छी पॉलिसीज लेकर आई है इंडियन गवर्नमेंट, और इसी वजह से इसको मिला है क्या लीडरशिप अवार्ड, गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड। कौन से सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में। नेक्स्ट क्या है हमारा मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस कौन है, तो हमारा मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस है अश्विनी वैष्णव। इनके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया। तो अश्विनी वैष्णव है हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर। नेक्स्ट, परमिशंस विच वर यूज्ड अर्लियर टुक अबाउट 230 days नाउ, अरे क्या हो गया भैया, स्पेलिंग मिस्टेक, नाउ गेट्स अप्रूवल विद इन 8 days। ये बोल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल टावर लगाना है ना, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, या फिर वायर लगाने हैं, या वायरलेस कम्युनिकेशन करनी है, तो हर चीज़ के लिए बहुत सारे अलग अलग लाइसेंस लेने पड़ते थे। तो कह रहा है कि एक चीज़ को अप्रूव करने के लिए लगभग 230 दिन लग जाते थे, या इससे ज़्यादा टाइम लगता था। अब जिस चीज़ के लिए 230 दिन लगते थे परमिशन के लिए, तो वो काम तो डिले ही होना। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, हमारी गवर्नमेंट ने उस 230 डेज के टाइम पीरियड को शॉर्ट करके बना दिया सिर्फ और सिर्फ 8 दिन का। तो 8 दिन में अप्रूवल मिल जाता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। और कई जगहों पर तो अप्रूवल हैंड टू हैंड अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है। देखो लास्ट लाइन यही कह रही है क्या, more than 85% of the mobile tower clearances are now instantaneous। तो बहुत सारे मोबाइल टावर क्लियरेंसेज कैसे मिल रहे हैं हमें, इंस्टेंटेनियस, है ना, ऐसे मिल रहे हैं। समझ में आया नहीं है। तो 85% से ज़्यादा बार क्या हो रहा है कि जहाँ पर भी टावर लगाना है किसी भी कंपनी को, तो अपन उसको वेट नहीं करवा रहे, अपन कह रहे हैं कि भैया कम्युनिकेशंस को अच्छा करो और क्या करो, टावर लगा दो। आया नहीं आया समझ। तो अगर आ गया है समझ में, तो फटक से मुझे दिखाओ अपने अंगूठे ऐसे करके, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप लोगों को आया है समझ में। अच्छा, कल का याद रखना भैया, कल सुबह अपन आ रहे हैं, है ना, कल सुबह 7:30 बजे की क्लास में मैं आऊँगा फरवरी के वीकली करंट अफेयर्स लेकर, है ना। तो जो करंट अफेयर्स मैंने नहीं करवाया, एक्स्ट्रा कुछ लेकर आऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। तो वो देख लेना एक बार, और ये समझ में आ गया है तो अंगूठा तो दिखाई रहे हो तुम लोग, ठीक है। आगे बढ़े आगे। चलिए आगे देखते हैं कि हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। उससे पहले मोदी जी को देख लेते हैं एक बार। देखो अश्विनी वैष्णव, अरे अश्विनी वैष्णव जी नहीं है क्या, अच्छा, मोदी जी, ठीक है, सब कुछ इनॉग्रेट कर देंगे, सब कुछ लॉन्च कर देंगे, और किसी और के काम पर भी हम अपनी फोटो लगा देंगे। तो मोदी जी ने क्या कर दिया है, मोदी जी को मिल गया है, या इंडिया की गवर्नमेंट को मिल गया है क्या, टेलीकॉम सेक्टर के लिए क्या, गवर्नमेंट लीडरशिप का अवार्ड, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस से, जो कि हुई थी बार्सिलोना में, ठीक है। ये कुछ की पॉइंट्स है, क्या एक्स्ट्रा चीज़ करी। तो अगर आप लोगों को लगे कि एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए तो पढ़ लेना, ये पेपर में तुम्हारे नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है कि प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज बैंड द यूज ऑफ फॉरेन वर्ड्स टू प्रोटेक्ट इंडिजिनस लैंग्वेज, ठीक है। तो इनमें से कोई एक कंट्री है जिसने क्या करा है, जिसने फॉरेन लैंग्वेजेस के यूज को या उसके वर्ड्स के यूज पे लगा दिया है बैन। और किसके लिए बैन लगा है, ये बैन लगा है ऑफिशियल्स के लिए, है ना, लोकल लोगों के लिए नहीं, मतलब तुम्हारे हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं, है ना, IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स, उन लोगों का है क्या कि भैया तुम लोगों ने जब भी तुम लोग बात करोगे तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हमारी लोकल लैंग्वेज में बात करनी है, किसी दूसरे लैंग्वेज में बात नहीं करनी है, ताकि हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी बनी रहे, हम अपने कल्चर को, अपने रीजन को, हमारे रिलीजन को, हमारे किसको, लैंग्वेज को, लिंग्विस्टिक बेसिस को बचा के रख सके। आया नहीं आया समझ में, ठीक है। तो हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। किस देश के राष्ट्रपति ने स्वदेशी भाषा को संरक्षित करने के लिए विदेशी शब्दों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो जल्दी से आंसर दीजिए मुझे और बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन है हमारे पास इजराइल, नाइजीरिया, चाइना या रशिया। फटक से आंसर दीजिए और बताइए कि इसका क्या होने वाला है आंसर। क्या इसका आंसर है इजराइल, क्या है नाइजीरिया, क्या है चाइना या है रशिया? तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर बहुत टाइम बाद इजराइल आया है, तो इजराइल को वैसे ही काट दूंगा मैं, मुझे पसंद ही नहीं है, ठीक है। तो इजराइल
दूसरा नाइजीरिया, लग रहा है कि आप लोगों के क्या इसका आंसर नाइजीरिया है, तो नाइजीरिया के अभी अभी बोला के बारे में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन बार बार करंट अफेयर्स में नहीं आएगा, है ना, गलत। चाइना या रशिया, दोनों के दोनों आइडियोलॉजी लगभग सेम है ना, सोशलिज्म कम्युनिज्म, तो इसमें से क्या होने वाला है आंसर? क्या मेरी फेवरेट कंट्री ही इसका आंसर है या फिर चिंगी मिंगी चाओ चाओ? तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, इसका आंसर है चिंगी मिंगी चाओ चाओ, लेकिन नहीं, गलत आंसर है रशिया, भाई की फेवरेट। समझ में आया नहीं है? और मुझे यकीन है कि तुम लोगों की भी फेवरेट होगी ये कंट्री, मतलब रशिया। ठीक है, चलिए, तो रशिया के प्रेसिडेंट हमें पता ही है, क्या नाम है? व्लादिमीर पुतिन। और व्लादिमीर पुतिन ने ही क्या कर दिया? बैन लगा दिया है। देखिए इधर, पुतिन साइंस लॉ बैनिंग ऑफिशियल्स फ्रॉम यूजिंग फॉरेन वर्ड्स। ठीक है, और लॉ बन गया भैया इनके यहाँ पे, लॉ। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जल्दी जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू हैव इंडियाज फर्स्ट मरीना? फर्स्ट मरीना, इंडिया का पहला मरीना किस स्टेट में बनने वाला है? हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। भारत के किस राज्य में भारत का पहला मरीना होने जा रहा है? अब ध्यान से सुनो भैया, ध्यान सुनो, दिमाग में बिठा लो, क्या मरीना क्या होता है? पहले तो ये समझो, जब पता ही नहीं है कि मरीना क्या होता है ना, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर मरीना शिप को कहते हैं क्या, है ना, क्रूज की तरह। ठीक है, अब ध्यान सुनो, मरीना होता क्या? मरीना क्या होता है? एक डॉकयार्ड होता है ना, एक बंदरगाह टाइप होता है जिसमें बहुत सारे शिप्स को रखने की जगह होती है। ठीक है, और जो दिखने में लगता है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। तो मैं जरा तुम्हें दिखाता हूं पहले मरीना क्या होता है। देखो, दिख रहा है क्या? ये देखो, ऐसा होता है मरीना। अरे बोलो भैया, दिख रही है? ठीक है, तो इसको कहते हैं मरीना। तो ऐसा इंडिया में बनने वाला है। तो इंडिया में पहला मरीना कौन सी स्टेट में बनने वाला है, यही है क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में भारत का पहला मरीना होने जा रहा है? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या वेस्ट बंगाल। तो जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए और बताइए कि इंडिया का सबसे पहला मरीना कौन से स्टेट में होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो क्या इसका आंसर है? क्या गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या वेस्ट बंगाल? तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर ये तो सारे के सारे हैं कोस्टल स्टेट्स, तो बिल्कुल सही है, सारे के सारे कोस्टल स्टेट्स है, और किसी कोस्टल स्टेट में ही ऐसा बन सकता है। या दिल्ली लिख दे तो दिल्ली में कहां से लाएंगे हम लोग पानी इतना, है ना, यहाँ पे लोगों के रहने की जगह नहीं है। जल्दी बताइए, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम टाइप ना, वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी नो, महाराष्ट्र शिंदे गवर्नमेंट नो, तो गुजरात नो। तो आंसर क्या है सर? आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है कर्नाटका। चारों के चारों आंसर है गलत। ठीक है, क्या आंसर है इसका? कर्नाटका। ठीक है, इसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। गलती से चारों के चारों ऑप्शन मैंने गलत डाल दिए। ठीक है, आंसर क्या है इसका? कर्नाटका। तो कर्नाटका में बनने वाला है पहला मरीना। ठीक है, और कर्नाटका के कौन से जिले में? बिंदूर जिले में। ठीक है, बिंदूर जिले में बनने वाला है क्या? इंडिया का सबसे पहला मरीना। ठीक है, ये याद रख लेना। ठीक है, और ये बात किसने कही है? ये बात कही है किसने? बसवराज बोम्मई ने, जो कि चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के। समझ में आया कि नहीं आया? आगे समझ में, पक्की बात है। आगे बढ़े, तो अगर समझ में आया है तो एक बार फिर से अपने दिखाओ मुझे क्या अंगूठे, यानी कि थम फाइट खेली क्या तुम लोगों ने? कभी नहीं खेली क्या? चलिए कोई बात नहीं, हम खेलते थे यार बचपन में, तुम तो वो करते होंगे, है ना, क्या खेलते हो तुम लोग? पबजी। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है कि क्वेश्चन नंबर 8, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाउंड अ 1300 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट स्तूपा इन ओडिशा के किस जिले में या किस जगह पर मिला है 1300 साल पुराना बुद्धिस्ट स्तूपा? तो बुद्धिस्ट स्तूपा भी दिखाऊंगा तुम्हें। स्तूपा क्या होता है ना, ये लगा लो एक तरीके से बुद्धिस्टों का मंदिर है ना, जो इस तरीके का होता है, अंडे शेप में, है ना, हाफ एक के शेप में होता है। हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने, मतलब ASI ने, ओडिशा में एक 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप पाया है। तो वो कहां पर पाया है? ऑप्शन है हमारे पास जाजपुर, रायगढ़, सुंदरगढ़ या संबलपुर। तो इसमें से कौन सी वो जगह है जहां पर एक स्तूपा मिला है, बुद्धिस्ट स्तूपा, जो कि कितने साल पुराना है? 1300 ईयर्स पुराना है। तो ऑप्शन है हमारे पास ये सारे के सारे। जल्दी से आंसर तो बताओ क्या इसका आंसर है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर सुंदरगढ़ बड़ा सुंदर लग रहा है, लेकिन मैं दूंगा इसको काट, संबलपुर ना, संबलपुर।
ठीक है, रायगढ़ या जाजपुर, दो ही ऑप्शन आप लोगों के पास बचे हैं। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर इसका आंसर है क्या जाजपुर, तो आप लोग हो 100% राइट। हमेशा थोड़ी काटूंगा, जाजपुर ही आंसर है। समझ में आई नहीं है? 1300 साल पुराना स्तूपा दिखाता हूं, देखो जल्दी जल्दी। स्तूपा ये रहा, दिख रहा है क्या? ये है वो 1300 साल पुराना स्तूपा। और ये स्तूपा जो है ये क्या है? बुद्धिस्ट स्तूपा है, जो कि 1300 साल पुराना बनाया गया था। ठीक है, और इसके आर्कियोलॉजिकल सर्वे से अब पता लगाया जाएगा कि किसने बनाया था, कैसे बनाया था, कहाँ बनाया था। तो वो तुम्हारे सीयूईटी के एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि ये स्तूपा ओडिशा के किस जगह पर मिला था। ठीक है, तो जाजपुर में मिला है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, देखते हैं हमारे पास और क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है कि विच स्टेट इज गोइंग टू एक्सपोर्ट बर्ड्स आई चिली टू यूएसए फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जो बर्ड्स आई चिली क्या करने वाली है? यूएसए को एक्सपोर्ट करने वाली है, और वो भी पहली बार। हिंदी में पढ़ लेते हैं कि कौन सा राज्य पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका को बर्ड्स आई चिली का निर्यात करने जा रहा है। ऑप्शन है हमारे पास मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम या मिजोरम। तो जल्दी जल्दी से आंसर बताओ, और मुझे इन चारों के कैपिटल लिख के बताना कमेंट सेक्शन में। तो जल्दी बताओ कि बर्ड्स आई चिली कहां पर, देखो इधर, ये है बर्ड्स आई चिली, दिख रही है क्या? इसकी खेती हो रही है ये। ठीक है, और कोई ना कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ही है ना, देख के पता चल रहा है। इधर देखो, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम या मिजोरम। तो जल्दी से आंसर बताओ कि वो कौन सा स्टेट है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर आंसर है नागालैंड, नो बाबू, मणिपुर रंग, मिजोरम या सिक्किम। तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। क्या? सिक्किम रंग आंसर है इसका। क्या? मिजोरम। ठीक है, इन चारों की कैपिटल मुझे जरूर बताना। समझ में आ गया है क्या? तो अगर आ गया है तो दिखाओ मुझे फटाफट से अपने अंगूठे, ताकि अपन देखे आगे कि आगे अपने पास और क्या क्या है। ठीक है, बड़े आगे बढ़े। चलो, तो ये सारे के सारे 9 क्वेश्चन देख लिए हम लोगों ने। लास्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है, और लास्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड मार्केटिंग ऑफ कोकोनट प्रोडक्ट्स इज बीइंग हेल्ड एट। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ट्रेड एंड मार्केटिंग के लिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड मार्केटिंग ऑफ कोकोनट प्रोडक्ट्स इज बीइंग हेल्ड एट। अब देखो ध्यान से, हुआ क्या? इंडिया की कोकोनट एसोसिएशन और पूरे दुनिया के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कोकोनट के ऊपर काम करते हैं, वो सारे के सारे मिलकर आ गए। और ये लोग आ गए हैं कहाँ पर? इंडिया में। और इंडिया में आने के बाद इन लोगों ने करा है क्या? इन लोगों ने करा है एक कोकोनट कॉन्फ्रेंस, है ना, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड मार्केटिंग ऑफ कोकोनट प्रोडक्ट्स। तो कोकोनट प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करेंगे, इसके फायदे बताएंगे, इसकी मार्केटिंग करेंगे, इसका ट्रेड करेंगे, और ये कहाँ पर हो रहा है ये हमें बताना है। तो जल्दी जल्दी से बताओ कि ये वाला जो प्रोग्राम है वो कहां पर हो रहा है। हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। क्या? नारियल उत्पादों के व्यापार और विपणन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन है हमारे पास हैदराबाद, कोलकाता, कोच्चि या दिल्ली। तो फटाफट से आंसर दो और बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर दिल वालों की दिल्ली इसका आंसर है, तो इसका आंसर बिल्कुल दिल्ली नहीं है। क्या इसका आंसर है? हैदराबाद या कोलकाता या इसका आंसर है कोच्चि? जल्दी से बताइए मुझे। तो इसका आंसर कोलकाता ना, कोच्चि रंग आंसर है हमारे पास इसका। क्या? हैदराबाद। तो हैदराबाद में हो रही है क्या? ये वाली कॉन्फ्रेंस दिख रहा है? ठीक है, तो दुनिया भर से लोग आए हुए, ठीक है, लेकिन दुनिया भर में इंडियंस इतने कि हर जगह इंडियन नहीं दिखाई दे रहे हम लोगों को। लेकिन कोई बात नहीं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड मार्केटिंग ऑफ कोकोनट प्रोडक्ट्स, और कुछ मैगजीन वगैरह भी है। ठीक है, तो इन मैगजीनों पे अपना पैसा खर्च मत करना। ठीक है, बाकी कोकोनट पियो, कोकोनट का क्या कहते हैं उसको, पानी पियो, बहुत अच्छा है ना, बहुत इम्यूनिटी देता है। प्लस कोकोनट जो है इसकी क्या कहते हैं मिठाई वगैरह भी बनती है, वो भी खाओ, अच्छा सा मिलता है, अच्छा है ना। मैगजीन मत खरीदना। समझ में आया नहीं है? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो फटाफट से हम मुझे दिखाओ अपने अंगूठे, ताकि अपन आगे बढ़े और देखें कि अपने पास और क्या है। तो अपने पास और कुछ बचा नहीं है वैसे। ठीक है, लास्ट चीज़ अनाउंसमेंट कर देता हूँ बस थोड़ी सी। क्या अनाउंसमेंट कि क्या क्या है अपने पास। ठीक है, सबसे पहली चीज़, जो पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के NCERT जिसको भी पढ़नी है, तो ह्यूमैनिटीज़ अड्डा 24/7 पर मैं कराऊंगा आज से क्या, पॉलिटिकल साइंस की तैयारी।
ठीक है। तो शाम में 8 से 9 मैं लूँगा MCQ सेशन आज एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का, और 5 से 6 आपके पास आएगी एक खतरनाक वीडियो जिसमें मैं पूरा चैप्टर समझाने वाला हूँ आप लोगों को। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है जब तक मोइन भाई है यहाँ पर, ठीक है। और हमारा टॉपर्स जो भी लोग कर रहे हैं तैयारी किसकी CUET की, तो अपना टॉपर्स 2.0 बैच जो है ये क्या करा है, ये चलने वाला है 7 तारीख से 7/3/2023, और इसमें अपन खुद पढ़ाएंगे आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस भी, और क्या, और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इसमें करंट अफेयर्स भी, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का तो अभी पक्का नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस आप लोगों को इसमें मैं पढ़ाऊंगा। तो इसमें एनरोल करने के लिए आपको जो कोड यूज़ करना है वो है Y742 अड्डा 24/7 का ये है उल्टा। तो अगर आप लोग ये वाला कोड यूज़ करते हैं तो आपको पता ही है 21% का आपको मिलने वाला है इसमें बम्पर डिस्काउंट। प्लस अगर आपको NDA वगैरह की तैयारी करने हैं तो हमारा विक्रम 2.0 बैच चल रहा है, विक्रम 2.0 बैच, ठीक है। और विक्रम 2.0 बैच के लिए भी आपको सेम क्या मेरा कोड ही है तो ये लगा लेना, इसमें भी आप लोगों को मिलेगा एकदम खतरनाक तरीके वाला। और यहाँ पर भी मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को हिस्ट्री, और मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को क्या, करंट अफेयर्स, ठीक है। तो बहुत ढंग से पढ़ाई करने वाले हैं अपन इसमें। प्लस ह्यूमैनिटीज़ अड्डा याद रखना, जिसको पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवानी है, शाम में 8 बजे आऊँगा मैं आप लोगों के पास। और इम्पोर्टेंट 5:30 बजे तो मेरी ये वाली वीडियो आ चुकी है, और 4 बजे वाली वीडियो अगर किसी ने देखी नहीं है तो 4 बजे वाली वीडियो ज़रूर देखना, इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स वगैरह मैंने ख़त्म कर दिया है। चलिए, अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई। मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आपके अपने जीतो भैया आप सबको कहते हैं जय हिंद।